हेलो एवरीवन। वेलकम टू रेलवे विद राहुल। मैं राहुल कुमार आज आप लोगों के लिए 17 अगस्त के 2026 के जो फर्स्ट शिफ्ट के जीके एंड करेंट अफेयर्स के सवाल जो भी मेरे पास आए हैं, मैं उसको आपके सामने पेश करना चाहता हूं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाके ले सकते हो इसको। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है। सवाल ये पूछा गया था कि हु वोन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन, यानी कि 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो स्पोर्ट्स से सवाल था। इसके पहले पूछा गया था, जो शिफ्ट पहले हो रहे थे, फ्रेंच ओपन पूछा गया था। इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछ लिया है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का इस बार जो विजेता था 2026 का, कार्लोस अल्कराज हो जाएंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे मैं डिटेल से सॉल्यूशन भी है, और ये पूरा पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। जैसे कि स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने सार्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता, और उन्हें 2026 के लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इस पे पहले भी सवाल बन चुके हैं। इस जो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मिला है। और अगर हम महिला की बात करते हैं, तो महिला में आर्यन सवालेंका जी को जो है मिला है। ठीक है, तो ये याद रखना, लॉरियस स्पोर्ट्स महिला महिला वाला पूछे तो यहाँ पे देखो। अच्छा, महिला एकल में कजाकिस्तान के एलिना रिविकिना को ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है जीत चुकी है। ठीक है, महिला में ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीती है भाई? एलिना रिवाकिना। ठीक है, और किसको हराकर? आर्यन सवालेंका को हराकर जीता है। ठीक है, तो ये याद रखना, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो सवाल पूछा गया था कि 2026 के केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ ने कितनी सीटें जीती और मुख्यमंत्री बना था। तो यहाँ पे केरलम की बात किया गया भाई। ठीक है, तमिलनाडु से बहुत हो गए सवाल, अब आ जाओ केरलम। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 97 सीट्स, और बी डी सैंथीसेन ने, ठीक है, बी डी सतीसन थे। कौन थे भाई? बी डी सतीसन। ओके, अच्छा यहाँ पे यदि आप देखोगे तो 140 सदस्य केरल विधानसभा, टोटल कितना है भाई? वहाँ पे 140 ही है। ठीक है, ये याद रखना। और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने 97 सीट जीत कर जो है पूर्ण बहुमत हासिल किया है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने अकेले 63 सीटें जीती थी, जिसमें कि बी डी सतीसन ने 18 मई 2026 को केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। तो आपसे अगला ये भी पूछ सकता था कि जी डी सतीसन जो है केरल के कितनी सीटों से लेकर जो है मुख्यमंत्री अपनी पद की जो है शपथ दिलाएं, यानी कि कितने सीट जीते थे। ठीक है, अगला जो सवाल पूछा गया था आपके सामने ये है। कह रहा है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 के अनुसार जो चरम मौसम की घटनाओं को सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे भारत के स्थान हो जाएगा दोस्तों 9th हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9th। अब देखो, ब्राजील के बेलम में कॉप 13 शिखर सम्मेलन के दौरान जर्मन वाच थिंक टैंक द्वारा जो जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स हैं 2026 में भारत का 9वां स्थान मिला है। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो एक जर्मन वॉच थिंक टैंक द्वारा जारी किया जाता है। कितना स्थान मिला है भारत को? 99वां। ये कैमा था 2026 में। ठीक है, पिछले 3 दशक में यानी कि 1995 से लेकर 2024 में भारत ने लगभग 430 चरम मौसम घटनाओं का जो है सामना किया, जिसके कारण 80 हजार से अधिक मौतें हुई है, और लगभग 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। तो आंसर यहाँ पे जो रिस्क इंडेक्स जो है भारत का स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा 9th हो जाएगा। अगला जो सवाल पूछा गया है, हु वोन द ब्रॉन्ज मेडल इन ओपन कैटेगरी, यानी कि दोहा कतर में जो फाइडो यानी कि वर्ल्ड विल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2025 के ओपन वर्ग में किसने कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे अर्जुन एरिगेसी। अब यहाँ पे दोहा में आयोजित हो रहा है भाई फीडे वर्ल्ड
ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप, जो कि अर्जुन एरिगीसी ने हमारे भारत को कांस्य पदक जिताकर जो है गौरवान्वित किया है। ठीक है, नॉर्वे के जो मार्गस कार्लसन है, ठीक है, मैग्नस कार्लसन ने रिकॉर्ड यानी कि 9वीं बार, यहाँ पे याद रखना कितनी बार भाई, तो लगातार रिकॉर्ड 9वीं बार जो है यह खिताब यानी कि अपने नाम किया है स्वर्ण पदक जीतकर। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवालों की तरफ हम रुख करते हैं। अगला सवाल पूछा गया था पोस्को एक्ट से था। ठीक है, पोक्सो एक्ट जो है अधिनियम किस मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफ ए चिल्ड्रन फ्रॉम ए सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण। यानी कि पोक्सो क्या कहता है, जो अधिनियम 2012 को 18 से कम उम्र के बच्चों को यौन उत्पीड़न या फिर यौन शोषण या फिर पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये बनाया गया है। अगले सवालों की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर यानी कि सीपीओ पोर्टल ऑन 5 मई 2026? किस संस्था ने 5 मई 2026 को सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर सीपीओ पोर्टल लॉन्च किया है? तो नीति आयोग द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, अच्छा, ये वास्तविक समय के शासन और अंतिम छोर तक जो भी योजनाओं का वितरण को मजबूत करने के लिए नीति आयोग द्वारा 5 मई 2026 को पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। ठीक है भाई, ये योजना आयोग का 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग कर दिया गया था, प्लानिंग कमीशन पहले था, ये भी याद रखना। ठीक है, अगला जो सवाल है which international group presidency and hosting is being undertaken by Indian in the year 2026? वर्ष 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की अध्यक्षता और मेजबानी भारत द्वारा की जा रही है? तो ये जो दोस्तों किया जा रहा है ब्रिक्स के द्वारा होगा। ठीक है, ब्रिक्स के द्वारा ही किया जा रहा है ना। अच्छा, ये गलत होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हमसे कहीं पे गलती हो रहा होगा तो मैं उसके लिए अभी से माफ़ी मांगता हूँ। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि सवाल संख्या ये जो है गलत है आपने बताया, तो मैं उसको आपको कमेंट में रिप्लाई भी दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर तो ब्रिक्स हो जाएगा, सी जो है बी कर लेना। ठीक है, यानी कि भारत ने 1 जनवरी 2026 को ब्राज़ील से औपचारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है ग्रहण कर लिया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो सवाल है विश्व एड्स दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या था? यानी कि थीम जो पूछा गया था दोस्तों इस बार का 2025 का, ठीक है, 26 का नहीं, 2025 का, तो वो था ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स, यानी कि व्यवधानों पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया को बदलना। यह 1 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह एक एड्स दिवस है। ठीक है, बाकी वही है भाई कि 2030 तक एड्स को जो है पूरी तरह से समाप्त करने का यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है ये लक्ष्य रखा गया है, ये भी ध्यान में रखना। अच्छा, अब चलते हैं जनरल साइंस के, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला सवाल कि क्या होता है जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है? ये बताओ दोस्तों, तो क्या होता है? तो ये जो होता है दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया होती है। नीला रंग जो है, ब्लू रंग जो है ये ग्रीन हो जाता है, और लोहे के कील पर जो भी होता है, जैसे कि ये कील एक काटी है, ये तांबा जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? तांबा जमा हो जाता है। ओके, तो जब CuSO4 में लोहे के कील को जमाओगे तो वो कैसा हो जाता है, यानी कि जो Fe होता है वो कॉपर को विस्थापित करके क्या करता है, हरे रंग का यानी कि FeSO4 बनाता है, और तांबे को भूरी परत यानी कि लोहे की सतह पर नीचे जमा देता है। ठीक है, इस प्रकार से। अगला जो सवाल पूछा गया था कि ध्वनि यानी कि वैक्यूम में यात्रा क्यों नहीं कर सकता है ध्वनि? क्योंकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, एक मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है इसलिए उसमें ट्रेवल्ड नहीं कर सकता है, यानी कि देयर आर नो पार्टिकल्स टू कैरी द वेव। आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ हम लोग जा सकते हैं। ठीक है,
ओके दोस्तों, चलिए अगला जो है सवाल, अच्छा साउंड कैसी वेव है भाई? तो साउंड जो है एक यांत्रिक वेव है, यानी कि मैकेनिकल वेव है। क्या है दोस्तों? मैकेनिकल वेव है। ओके, अंडरस्टैंड। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि फ्रेडरिक वोहलर जो कार्बनिक रसायन विज्ञान में निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक कार्य के लिए जाना जाता है? तो ये जो जाने जाते हैं अकार्बनिक पदार्थों से यूरिया का संश्लेषण करना, यानी कि जो 1828 ईस्वी में फ्रेडरिक वोहलर ने अपने लैब में एक अकार्बनिक यानी कि अमोनियम साइनेट से यूरिया का संश्लेषण किया था। और इस प्रयोग से क्या हुआ था दोस्तों? एक जीव शक्ति सिद्धांत, ठीक है, के सिद्धांत को खारिज कर दिया और कार्बनिक रसायन विज्ञान को विकास में एक प्रूव कर दिया, मील का पत्थर साबित कर दिया। तो इस प्रकार से जो आंसर हो जाएगा कार्बनिक रसायन विज्ञान में, ये आंसर हो जाएगा अकार्बनिक पदार्थ से यूरिया का संश्लेषण। कह रहा कि which tissue is responsible for making food, photosynthesis and storing in it plants, यानी कि पौधों में भोजन बनाने और उसे वंचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? तो सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस मेकिंग फूड में हेल्प करता है वो करता है पेरेनकाइमा और कोलेरेनकाइमा। कोलेरेनकाइमा में एक ये होता है, कोलेनकाइमा होता है, ठीक है। कोलेरेनकाइमा में जैसे कि फोटोसिंथेसिस वगैरह जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, वो इसमें पाया जाता है, इसलिए ये जो है फोटोसिंथेसिस का कारण बनते हैं। ओके दोस्तों, हरित लवक यहाँ पे मैंने बताया क्लोरोफिल जो है मौजूद होता है, तो उन्हें क्लोरोकाइमा कहा जाता है और प्रकाश संश्लेषण में ये संचित करता है। अंडरस्टैंड। अगले सवालों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सा पादप उत्तक या कोशिका परिपक्वता पर मृत होती है लेकिन जल और खनिज के परिवहन के लिए जिम्मेदार होती है? तो ये होता है दोस्तों जाइलम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जाइलम हो जाएगा, ठीक है। देखो जाइलम जल वगैरह ले जाता है, जली और खनिज, अरे भाई ये तो फैलम होगा ना, और फाइलम हो जाएगा भोजन ले जाता है। क्या ले जाता है दोस्तों? भोजन, फूड ले जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो है, अच्छा यहाँ पे आप पीडीएफ में डिटेल पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये कह रहा है कि देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि इंडेक्स फिंगर चुंबकीय क्षेत्र के यानी कि मिडिल फिंगर विद्युत धारा को दर्शाती है तो चालक पर लगने वाला बल की दिशा कौन सी उंगली दर्शाएगी? यानी कि ये जो थंब है, ठीक है, ऐसे होगा भाई, ठीक है। जब रखोगे तो मिडिल फिंगर जो है, ये मिडिल फिंगर विद्युत धारा को दर्शा रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को दर्शा रही है। तो चालक पर लगने वाला बल की दिशा कौन सी उंगली दर्शाएगी? तो बल की दिशा जो दिखाएगा ऊपर की ओर, ये अंगूठा दिखाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो अंगूठा होगा यानी कि थंब जो होगा, अच्छा ये इंडेक्स फिगर क्या दिखाएगा? इंडेक्स फिगर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा। ये इलेक्ट्रिक की बात कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा। ओके, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो थंब होते हैं, चालक पर लगने वाले जो बल होता है या फिर गति होता है, उसकी डायरेक्शन को दर्शाता है कौन? थंब। लेकिन जो तर्जनी होते हैं, इंडेक्स फिंगर होते हैं, ठीक है, वो क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को माध्यम के विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। ओके, चलिए अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के स्तर में कमी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये सवाल पूछा गया था। तो जो सवाल होगा, यह साफ पानी में उगने वाले यानी कि इट इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी एंड पॉपुलेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स इन क्लीन वाटर, यानी कि ये साफ पानी में उगने वाले एक जलीय पौधे होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी में, जैव विविधता में जो है इंक्रीज करती है, संख्या जनसंख्या जो है बढ़ाती है, ठीक है। इसलिए जो है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के स्तर की कमी के संबंध में कौन सा सही नहीं है? ये वाले सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, यही पूछा है। अब इसमें क्या करता है कि यह मछलियों और जलीय जीवों के अस्तित्व को खतरे में डालता है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, हाँ भाई, इट कैन बी कॉल्ड ऑर्गेनिक
पोल्यूटेंट यानी कि यह कार्बनिक प्रदूषण के कारण हो सकते हैं भाई। यह जो है पानी की गुणवत्ता में गिरावट को दर्शाता है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये सब सही था, पूछा था जो सही नहीं है हमारा ऑप्शन यही होगा, ठीक है। धातु और उनके गुण रसायन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो दोस्तों आते हैं वो आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। यानी कि धातुओं, अधातुओं, खनिजों, अकार्बनिक यौगिकों के व्यवहार तथा उनके रासायनिक गुणों का अध्ययन अकार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए अगला जो सवाल है, कह रहा है कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? तो ये एसिड होता है भाई, एसिडिक एसिडिक इसका स्मेल होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये तो होगा नहीं, क्षारीय हो जाएगा, ये भी क्षारीय हो जाएगा, न्यूट्रल होगा नहीं भाई। एक नंबर ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। अगला जो है मैथमेटिक्स और गणित के रीजनिंग के जो सवाल थे कुछ देख लेते हैं। कह रहा था कि 2 बॉल्स ये हैंड बॉल 6 kg एंड बास्केटबॉल इतना kg आर एक्सेलरेटेड एट द सेम रेट विच बॉल रिक्वायर मोर फोर्सेस। यानी कि दो गेंद है, एक हैंड बॉल 6 kg का है, एक बास्केटबॉल 1 kg का है। यदि दोनों का त्वरण समान है तो किस पर अधिक बल लगेगा? तो देखो दोनों का एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, यानी कि दोनों का सेम है तो इससे लेना देना कुछ रखो मत, ठीक है। उसकी स्पीड क्या थी, ठीक है, उसकी टाइम क्या है। मान लो उसमें बल कितना, बल क्या होता है F बराबर m में मास इंटू एक्सेलरेशन। F बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये मास पे अब डिपेंड करेगा। एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम रहेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना। तो अब जो मास बड़ा रहेगा वो उसका ज्यादा होगा भाई। तो यहाँ पे बास्केटबॉल क्या है? बास्केटबॉल 1 kg है और हैंडबॉल 0.6 kg है भाई। तो मास किसका ज्यादा है? मास बास्केटबॉल का ज्यादा है, तो इसीलिए एक्सेलरेट भी ये ज्यादा करेगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बास्केटबॉल। समझ में आया क्या भाई? समझ में आया क्या? चलो अगला जो ये सवाल था कि किसी लोचदार कमाने यानी कि स्प्रिंग पर 300 न्यूटन का बल लगाया जाता है। यदि द्रव्यमान स्थिर रहे और विस्थापन को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो नया बल क्या होगा? नया बल पूछा है दोस्तों। तो सभी को पता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के नियम के अनुसार जो फोर्स होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होते हैं? F बराबर ऐसे कॉस ए इंटू थीटा, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के। और ये डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं ट्रिपल है, यानी कि यहाँ पे करा कि विस्थापन को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो नया बल भी कितना हो जाएगा भाई? 3 गुना हो जाएगा। यानी कि बल पहले कितना लग रहा था? 300 न्यूटन, इसको भी 3 गुना कर दो तो ये हो जाएगा 900 न्यूटन। बस बात खत्म, आ गया आंसर। आगे चलता हूँ। कह रहा है एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल कार्य करता है और उसे बल की दिशा में 5 मीटर की दूरी तक विस्थापित करता है तो कुल किया गया कार्य क्या होगा? तो कुल किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों? तो W बराबर F इंटू डी होता है, ठीक है। तो W बराबर वर्क डन हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो फोर्स हमारा 10 न्यूटन है और कितनी मीटर दूरी पर विस्थापित हुआ? 5 मीटर पर। तो ये हो जाएगा 50 जूल। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 50 जूल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या? चलिए अगला जो सवाल था, यदि किसी वस्तु पर ये सब प्रैक्टिस करवा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, ये सब प्रैक्टिस में चल रहा है। 45 न्यूटन का बल लगाया जाता है और किया गया कुल कार्य 135 जूल है तो वस्तु का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट ज्ञात कीजिए। तो ये क्या होता है? सबसे पहले W बराबर क्या होता है? F इंटू डी। अब हमें कह रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो W बराबर W बटा F हो जाएगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है यानी कि D बराबर न्यूटन कितना दे ले भाई? नीचे 45 आ जाएगा, ऊपर 135 जूल आ जाएगा, काट देंगे, काट पीट मचा के आ जाएगा 3, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 3 मीटर भाई, ठीक है। अगला जो सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका योग 49 है तो संख्याएं ज्ञात करें। तो यानी कि 7 का मान दोनों का योग करोगे 5 2 7, यानी कि 7 का मान जो हो रहा है 49 है, कितना गुना है? 7 7 49। अब करा कि संख्याएं ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 7 5 35। तो यानी कि ये 14 और 35 ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है।
अगला जो है पोटेंशियल डिफरेंस से सवाल था। पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा को दर्शाने वाले सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एसआई यूनिट वोल्ट होता है। अब इसको जो है वोल्ट से रिलेटेड करके करो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी बराबर डब्लू बट्टा क्यू, यानी कि आवेश जो होता है नीचे होता है। आवेश जो होता है दोस्तों ये नीचे होता है। ये डब्लू क्या है भाई, डब्लू है वर्क डन, डब्लू है भाई वर्क डन। और ये क्यू क्या है भाई, यूनिट चार्ज है, ठीक है। 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये याद रखना। तो आंसर यहाँ पे भी बराबर हो जाएगा डब्लू बट्टा क्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड शिफ्ट के साथ। सेकेंड शिफ्ट भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हूबहू डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।